हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ये बता दिया था कि रिलेशन को डिफरेंट रिलेशन को हम किस तरह से काउंटिंग करते हैं। दैट इज सेट ए के यदि कार्डिनलिटी पता हो तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, फिर नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं। इन सब के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को भी हमने डिफाइन किया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फिर हमने सम एग्जांपल्स के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट। लेट ए इज नॉन एम्प्टी। ए क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन द फैमिली ऑफ ए। फैमिली ऑफ ए कहने का मतलब यह होता है कि ए के सम सबसेट्स को कलेक्ट करके एक सेट बनाया गया है, जो कि क्या कहलाया, फैमिली कहलाया गया। ठीक है, दैट इज ए इज नॉन एम्प्टी, देन द फैमिली ऑफ ए दैट इज एफ इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यह जो फैमिली है एफ, ये क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। किसका, सेट ए का। यह तभी कहलाएगा जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला, फॉर ऑल ए, या तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, there exists an element f a belongs to f such that a belongs to f a। that is, a का प्रत्येक मेंबर f के किसी ना किसी मेंबर में क्या करता हो, बिलोंग करता हो। ठीक है, दैट इज, ये भी कह सकते हो कि एफ के एलिमेंट का यदि यूनियन करें, ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट जो होगा उस यूनियन में होगा। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है। सेकेंड नंबर में क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर में ये कि एफ का सेकेंड नंबर में ये से कहता है कि एफ में जितने भी एलिमेंट हैं, एफ में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सबसेट के फॉर्म में, और जितने भी सबसेट हैं एफ में ए का, वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। फॉर एनी एफ आई एफ जे belongs to f such that I not equal to j implies fi इंटरसेक्शन एफ जे क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ गए कि एफ जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सबसेट का कलेक्शन है। सम डिसजॉइंट सबसेट, वैसे डिसजॉइंट सबसेट का कलेक्शन है। ठीक है, जिसके लिए ए के प्रत्येक एलिमेंट एफ के कुछ
कुछ मेंबर में क्या करता है, बिलोंग करता है, कुछ क्या यूनिक मेंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका एक एलिमेंट यदि उसके दो मेंबर में बिलोंग कर जाएगा तो दोनों ऐप के जो दो मेंबर हैं, एक F1 और F2, दोनों डिसजॉइंट नहीं होंगे। डिसजॉइंट होने का मतलब है जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए को आपने क्या किया, पार्टीशन कर दिया डिसजॉइंट सबसेट्स में। ठीक है, ए को क्या किया आपने, पार्टीशन कर दिया, किसमें, डिसजॉइंट सबसेट में, डिसजॉइंट सबसेट में, और ए का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी सबसेट में है। ये चीज, तो यहां पे ये चीज आप समझ गए। ए इज नॉन एम्प्टी, देन द फैमिली ऑफ ए दैट इज एफ इज कॉल्ड partition of A if and only for every A belongs to set A there exists a member FA belongs to F such that A belongs to FA, and for every for any Fi Fj belongs to F such that I not equal to 0 for every two member, that is two distinct member Fi and Fj implies both are disjoint। तब जाके यह जो F है वो हमारा क्या कहलाता है, उस सेट का पार्टीशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल A इक्वल टू A कॉमा B है, A के पास कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, तो इसको पार्टीशन कीजिए। तो किस तरह से पार्टीशन आप कर सकते हो, तो देखिए एक F1 बनाइए, F1 में A रखते हैं और B रखते हैं, तो ये क्या है, पार्टीशन है या नहीं, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट देखिए A जो है किसी ना किसी सबसेट में है, B जो है दैट इज A जो है F1 के किसी ना किसी मेंबर में बिलोंग कर रहा है, B भी जो है किसी न किसी मेंबर में बिलोंग कर रहा है, और F1 का जितने भी मेंबर हैं सब क्या है, एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं। देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। एक ये भी पार्टीशन है, और F2 देखिए ये क्या है, ये खुद में एक क्या है, पार्टीशन है ना, ये भी क्या है, पार्टीशन है, इसमें एक ही मेंबर है। तो ये चीज आपने जान लिया कि पार्टीशन क्या होता है। एग्जाम्पल, अब 3 एलिमेंट रहे, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, A B C, A B C। जब 3 एलिमेंट हैं तो इसको कैसे पार्टीशन करोगे, तो F1 बराबर, ये चीज जान लीजिए कि F का जो भी मेंबर है वो ऐप में जितने भी मेंबर होंगे वो नॉन एम्प्टी मेंबर होंगे, दैट इज ये सबसेट का कलेक्शन और नॉन एम्प्टी सबसेट का कलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज, तो F1 में देखिए एक इस तरह से पार्टीशन कर रहे हैं, A B C, ये भी क्या है, पार्टीशन है, किसका, सेट A का। F2 बनाइए, A कॉमा B फिर C, ये भी क्या है, पार्टीशन है, ये भी क्या है, पार्टीशन है। F3 बराबर A B कॉमा C, ये भी क्या है, पार्टीशन है। F4 में देखिए F4 A कॉमा C B, ये भी क्या है, पार्टीशन है। F5 A B C, ये क्या है, पार्टीशन है। क्यों, क्योंकि F1 में जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, और A का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी मेंबर में बिलोंग कर रहा है। तो पार्टीशनिंग ऑफ सेट partitioning of set is dividing a set into
डिसजॉइंट सबसेट। दैट इज किसी भी सेट का पार्टीशन क्या होता है, उस सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ, वह इस प्रकार बांटिए कि ए का प्रत्येक मेंबर, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ दैट सेट such that every member of that set gets play in one of the subset, या every member of that set gets play in one of the, कहने का मतलब यह हुआ कि ए को ऐसे सबसेट्स में ऐसे सबसेट्स में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए जो कि क्या हो, आपस में डिसजॉइंट हो, और ए का प्रत्येक मेंबर उसके किसी न किसी उस सबसेट में क्या करता हो, बिलोंग करता हो। या such that every member of that set gets play in one of the subset, या belongs to one of the subset, ये चीज। ठीक है, जैसे कि आपने यही देखा F3, तो इसको क्या किए, सेट ए को हमने क्या किया, डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। वह इस प्रकार डिवाइड किया कि ए का प्रत्येक मेंबर किसी न किसी मेंबर में बिलोंग करता हो। जैसे ए इसके किसी न किसी मेंबर में बिलोंग किया ना, ठीक है। बी इसके किसी न किसी एक मेंबर में बिलोंग किया। सी भी देखिए किसी न किसी एक मेंबर में बिलोंग किया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। अब हम ये चीज़ बताएंगे कि पार्टीशन ऑफ सेट जो है वो क्या करता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। वो कैसे? नोट या तो पहले जान लीजिए, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बराबर टी आई जो है सबसेट है किसका, ए का, सच दैट आई बराबर 1 2 डॉट 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 एन इज पार्टीशन ऑफ ए। ठीक है, ये जो फैमिली है ये क्या है, पार्टीशन है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। किस पे? सेट ए पे। देखिए एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर बराबर यूनियन आई बराबर 1 to n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टी आई विद इटसेल्फ। ठीक है, अब यह जो रिलेशन है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये सिर्फ आप प्रूफ करोगे। तो देखिए हम प्रूफ करते हैं कि यह जो रिलेशन है, इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और यह जो रिलेशन होगा उस सेट पे क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए ये सिर्फ प्रूफ करते हैं। रिलेशन हमारा क्या है, आर बराबर टी आई, आर बराबर यूनियन आई बराबर 1 to n टी आई क्रॉस टी आई। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक्स यदि ए का मेंबर है, ठीक है, देन
then for every x belongs to A, there exists jx belongs to 1 2 dot n, कोई ना कोई जो है j जो है एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई jx जरूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे i लिखा तो ix ही लीजिए, कोई ना कोई ix जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए सच दैट यह जो x होगा f के किसी ना किसी मेंबर TIX में होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पार्टीशन है तो A का जो एलिमेंट है किसी ना किसी F के मेंबर में जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज। तो यहां पे देखिए F जब पार्टीशन था तो प्रत्येक x के लिए उस पार्टीशन में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा x के कॉरेस्पॉन्डिंग TIX, जिसके लिए x जो है उस TIX में होगा। ठीक है, ये चीज। जब x TIX में होगा तो x जो है यहाँ पे x क्या है, TIX में बिलोंग कर गया, ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x बिलोंग्स टू TIX, देन IX क्या है, सम एलिमेंट है 1 2 डॉट डॉट n तक का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो x कॉमा x जो है इसमें तो जरूर बिलोंग करेगा TIX क्रॉस TIX, है ना। देयरफॉर x कॉमा x इसमें बिलोंग कर गया, तो कहने का मतलब है x कॉमा x जो है इसमें तो बिलोंग करेगा ही, बिलोंग्स टू यूनियन i बराबर 1 to n TI क्रॉस TI, है ना, TI क्रॉस TI। क्योंकि ये जो है, ये जो आप जो डिफाइन किए थे r बराबर यूनियन i बराबर 1 to n TI क्रॉस TI, यहाँ पे सारे TI आ गए जो कि उस पार्टीशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो TIX भी इसमें होंगे, TIX क्रॉस TIX भी होंगे इसमें। तो कहने का मतलब x कॉमा x तो इसमें जरूर बिलोंग करेगा। जब x कॉमा x इसमें बिलोंग कर गया तो कहने का मतलब x कॉमा x जो है उस रिलेशन में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, देयरफॉर जो आपका जो रिलेशन है या जो रिलेशन है R, वह क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। देन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। किस सेट पे, ऑन A। ये चीज हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, सेकेंड नंबर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, x कॉमा वाई किस में है, इस R में है। तो कहने का मतलब है x कॉमा वाई जो है इसके किसी ना किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर होंगे, किसी ना किसी i के लिए, है ना, किसी ना किसी i के लिए x कॉमा वाई जो है TI क्रॉस TI में बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट some I belongs to, there exists some k, लीजिए k belongs to 1 2 dot 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 n such that x comma y belongs to t k क्रॉस t k। ये चीज हो गया। अब यहां से हम यह देख पा रहे हैं कि x जो है tk में भी होगा और y भी क्या होगा, tk में होगा, है ना। देयरफॉर x कॉमा y दोनों किस में है, tk में है। देयरफॉर y कॉमा x भी किस में होंगे, tk क्रॉस tk में होंगे। देयरफॉर y कॉमा x जो होगा किसके यूनियन में बिलोंग करेगा, यूनियन i बराबर 1 to n TI क्रॉस TI।
और इसी में ना टी के क्रॉस टी के भी है, तो y कॉमा के भी इसमें बिलोंग कर गया। देयरफॉर यहाँ से ये चीज हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज y comma x belongs to r, then r is symmetric relation, r is symmetric relation on a। ऐसे आपने प्रूफ कर लिया। थर्ड नंबर में आएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए हम 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं कि यह सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो देखिए देयर एग्जिस्ट k1 और k2 है ना, देयर एग्जिस्ट k1 और k2 सच दैट x कॉमा वाई, क्योंकि r का एलिमेंट है तो इसके यूनियन में होगा, तो हो सकता है एक्स वाई जो है किसी ना किसी k1 के लिए एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, tk1 क्रॉस tk1, और y कॉमा z किस में बिलोंग कर रहा है, tk2 क्रॉस tk2। अब हो सकता है k1 इक्वल टू k2 हो जाए या अनइक्वल भी हो, तो चेक करते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं। सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू tk1 क्रॉस tk1 एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू tk2 क्रॉस tk2। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो y है tk1 में भी बिलोंग करेगा और ये जो y है tk2 में भी बिलोंग करेगा, बट वी नो दैट ti इक्वल टू ti इंटरसेक्शन tj इक्वल टू phi फॉर i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, i और j यदि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट हैं। दैट इज क्यों, क्योंकि वो फैमिली है, फैमिली में जितने वो जो पार्टीशन है उस पार्टीशन में जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, क्योंकि वह क्या है, पार्टीशन है। दैट इज ti इक्वल टू tj इफ ti इंटरसेक्शन tj यदि phi नहीं है, नॉट phi, देन ti इक्वल टू tj एंड i इक्वल टू j हो जाएगा। ठीक है, आप यदि पार्टीशन के कोई भी दो मेंबर ले रहे हो और ti और tj, यहाँ पे i और j के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है, आप कह रहे हो कि दोनों जो है डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि वह दोनों जो है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ti इक्वल टू tj है और i इक्वल टू क्या है, j है। ये चीज, क्योंकि उसमें जितने भी ti सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट है, t1 t2 t3 एक भी इक्वल नहीं है। आप कह रहे इक्वल है, तो कहने का मतलब दोनों का जो सफिक्स है i और j वो दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ i और j के बारे में ये बात नहीं किया गया है कि i और j क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको देखिए, है ना, आप इसको देखिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि y जो है tk1 में भी है और y जो है tk एंड y जो है tk2 में भी है, तो इसका मतलब है tk1 इंटरसेक्शन tk2 कर रहे हैं, तो ये phi नहीं है ना, ये phi नहीं है। इसका मतलब है tk1 जो है इक्वल है किसका, tk2 का, एंड और यह जो k1 है ये इक्वल है किसका, k2 का। ये बात आ जाता है। ठीक है, दैट इज, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, y बिलोंग्स टू tk1 एंड
y बिलोंग्स टू टी के टू। यहाँ पे देखा ना, y टी के वन में भी है, y टी के टू में भी है। इसका मतलब है टी के वन इंटरसेक्शन टी के टू नॉट फाई। देन आप ये जब इंटरसेक्शन फाई नहीं है और उस पार्टीशन में जितने भी मेंबर हैं सारे सारे डिस्टेंट है, ये कह रहा है कि डिस्टेंट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। टी के वन बराबर टी के टू एंड के वन बराबर जो सफिक्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे बात ये आ जाता है कि अब इसी को हम किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, x जो है टी के वन का भी मेंबर है और ये z जो है टी के टू का मेंबर है। सिंस आपने वहां पर देखा x, y बिलोंग्स टू टी के वन क्रॉस टी के वन एंड y, z बिलोंग्स टू टी के टू क्रॉस टी के टू। तो इससे यह पता चला कि x जो है टी के वन में है एंड z जो है टी के टू में, और ये किसके इक्वल है, टी के वन में है। ठीक है, यस। तो x, z जो है वो बिलोंग कर गया ना टी के वन क्रॉस टी के वन में, है ना, इस दोनों के क्रॉस में तो बिलोंग करेगा। तो इससे यह पता चला कि x, z जो है वो किसी यूनियन i बराबर 1 2 एंड टी आई क्रॉस टी आई में जरूर बिलोंग करेगा, है ना, बिलोंग करेगा। तो इससे यह पता चला कि x, z भी किसमें बिलोंग करेंगे, उस रिलेशन r में। तो यहाँ पे ऐसे हमने दिखा दिया कि x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू रिलेशन r, implies x, z belongs to r. Then r is transitive relation. तो यह जो रिलेशन है यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जिसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ since R satisfies all conditions of equivalence relation, ठीक है, R क्या कर रहा है, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन का। इसका मतलब है कि R क्या है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। आर क्या आया, इक्विवेलेंस रिलेशन आया, किस पे, ए पे। तो यहाँ पे ये से हमने देखा प्रत्येक पार्टीशन, जो भी पार्टीशन हमने सेट ए का लिया उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज हो जाता है कि प्रत्येक पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है। दैट इज एवरी पार्टीशन ऑफ ए डिफाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए there exists, there for every partition of A there is an equivalence relation, corresponding to that partition. That is, every partition defines an equivalence relation. That is, every partition of A defines an equivalence relation on A. समझ गए कि प्रत्येक पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाता है। यहाँ से हम ये चीज जान लें कि यदि
सेट का पार्टीशन पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं उस सेट पे। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। क्लास, ठीक है। अब जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बात करोगे किसी सेट के एलिमेंट का, तो कहने का मतलब है कि आप जो है क्या करो, एक रिलेशन को डिफाइन करो सेट पे जो कि क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। आप तब जाके आप जो है उस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रत्येक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास को किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड आर फ्रॉम ए टू ए इज एन इक्विवेलेंस relation defined on A, ठीक है। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर हम क्या किए, एक रिलेशन को डिफाइन किया आर, कहां से कहां तक, ए से ए के तरफ। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन को, इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करेंगे। ना फॉर एनी A belongs to set A, the equivalence class of A belongs to A set A is defined by set of all x belongs to A such that x is related to A, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास करने का मतलब यह हुआ, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास करने का मतलब यह हुआ कि वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि ए से रिलेट करते हैं, दैट इज ए से जितने भी एलिमेंट रिलेट करेंगे सबको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और वही कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा उस एलिमेंट का, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास of A belongs to set A is denoted by या फिर इससे भी, या तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप जो है इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर क्लास ऑफ ए डायरेक्टरी आप ये भी इस्तेमाल करो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेट के फॉर्म में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। A non-empty, R from A to A is equivalence relation on set A, ठीक है। Then equivalence class of A equals to
x belongs to A such that x is related to A। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास हुआ, किसका, एलिमेंट A का। जैसे कि एग्जाम्पल A बराबर 1 2 3 4, हम रिलेशन डिफाइन करते हैं x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज कंग्रुएंट टू y मॉडुलो 3। तो देखिए इसमें कौन कौन से पहले ये चीज़ चेक कीजिए, क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तो पहला चेक कीजिए, देखिए 3 डिवाइड्स कर रहा है ना x माइनस एक्स को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर x इज कंग्रुएंट टू x मॉडुलो 3, देन रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। सेकेंड नंबर, x रिलेटेड टू y कहने का मतलब यह हुआ कि 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, जब 3 डिवाइड्स करेगा x माइनस वाई को तो कहने का मतलब है 3 डिवाइड्स करेगा y माइनस एक्स को, देन y इज रिलेटेड टू x, देन ये रिलेशन जो हो गया सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। पहले ये चेक कीजिए इक्विवेलेंस है या नहीं, तभी जाके इक्विवेलेंस क्लास आप डिफाइन कर सकते हो। थर्ड नंबर, आप क्या करो, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, then 3 divides x minus y and 3 divides x minus y and 3 divides y minus z, दोनों का सम कर दीजिए, है ना, ताकि माइनस y कैंसिल हो जाएगा। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर किसी दो एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है a और b को, तो कहने का मतलब सम को भी डिवाइड करेगा और उसके सब्सट्रैक्शन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 3 जो है दोनों का सम कर दीजिए, तो y माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस जेड। 3 डिवाइड्स x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या होगा, कैंसिल। देन यहाँ से ये हो गया 3 डिवाइड्स कर रहा है x माइनस जेड को, देन x रिलेटेड टू z, देन r इज ट्रांजिटिव। r को हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हुआ, यहाँ पे जो रिलेशन आए वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। नाउ अब आप डिफाइन कीजिए, क्या डिफाइन करोगे, इक्विवेलेंस क्लास को। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन 1 बराबर, वैसे x को कलेक्ट कीजिए जो कि किससे रिलेट करें, 1 से। तो कहने का मतलब वैसे x को कलेक्ट कीजिए ताकि x क्या हो, कंग्रुएंट हो 1 मॉडुलो 3 का। ठीक है, यस यस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे x को कलेक्ट करेगा जिसके लिए 3 डिवाइड्स करेगा x माइनस 1 को। तो देखिए कौन कौन आएंगे, कौन कौन से x आएंगे इसमें। तो यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए चूज कीजिए, 1 आएगा, ए में जो एलिमेंट था वो क्या था, 1 2 3 4 था, यही था ना ये चीज़। तो x का वैल्यू 1 लीजिए, 1 माइनस 1, ठीक है 1 भी आएगा। 2 आएगा क्या, 2 माइनस 1 1 नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा, 3 माइनस 1 2 होता है। 4 आएगा ना, 4 आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बराबर ये आया सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 4। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 डिफाइन कीजिए, वैसे x जिसके लिए 3 डिवाइड्स करे, ठीक है, x सच दैट 3 डिवाइड्स x माइनस 2। तो कौन कौन से आएंगे, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, और फिर 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ओनली 1 एलिमेंट आएंगे। 3 में देखें, है ना, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएंगे,
वैसे x जिसके लिए 3 डिवाइड्स करे x माइनस 3 को, इसमें भी ओनली 1 एलिमेंट आएंगे, वो कौन आएंगे? 3 आएंगे। और फिर 4 करोगे तो 4 में आपका जो आएगा वैसे x जिसके लिए सच दैट 3 डिवाइड्स x माइनस 4, तो कौन कौन आएगा? आपका 1 आएगा और 4 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सेट A था, उस पर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन किया था, y सच दैट x इज कंग्रुएंट टू y मॉडुलो 3, ऐसे हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने ये प्रूव किया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब जाके हमने सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हमने क्या किया? डिफाइन किया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में 1,4 मिला, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में 2 मिला, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में 3 मिला, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पार्टीशन ही तो बना रहे हैं, यहाँ पर पार्टीशन ही मिला। देखिए तो जितने भी सबसेट मिले हैं ए का, सारे के सारे क्या हैं? या तो इक्वल हैं या फिर क्या है? डिसजॉइंट है ना? या फिर इक्वल है या फिर क्या है? डिसजॉइंट है। देखिए पूरा का पूरा डिसजॉइंट है, ये भी दोनों क्या है? डिसजॉइंट है, ये भी दोनों क्या है? डिसजॉइंट है ना? ये दोनों भले कॉमन मिल रहा है बट ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है? वो क्या क्या होगा कि इक्विवेलेंस क्लास या तो फिर इक्वल होंगे या तो फिर डिसजॉइंट होंगे। इस चीज़ को भी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टीशन आपने बना लिया, वो इस तरह से एक पार्टीशन ये हुआ। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ये क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, है ना? सेम वाले तो नहीं रखोगे ना, सारे डिसजॉइंट होना चाहिए, वैसे रखोगे। एक और पार्टीशन, या फिर इसको ये लिख सकते हो 2, 3, 4, है ना? ये क्या है? पार्टीशन है। तो आगे जाके हम ये प्रूव करेंगे, ये चीज़ हम आपको बता देंगे कि प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या एक मिलता है? पार्टीशन मिलता है। जैसे कि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। यदि क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ पार्टीशन होगा उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। ए बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर, क्या है? ए बराबर सेट ऑफ इंटीजर है और एम बराबर फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। अब हम क्या करते हैं? एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू, या रिलेशन डिफाइंड ऑन ए बाय एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और क्या है? ट्रांजिटिव है। तीनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है इस सेट पे वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? यह रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम इक्विवेलेंस क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1, ठीक है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ऐसे जनरली आप ए को पहले लिख लो, ठीक है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वैसे एक्स आएंगे जिसके लिए एक्स इज कंग्रुएंट टू क्या होगा? ए मॉडुलो एम होगा, ठीक है? दैट इज वैसे एक्स आएंगे जिसके लिए एम डिवाइड्स करेगा किसको? एक्स माइनस ए को, ठीक है? एम किसको डिवाइड करेगा? एक्स माइनस ए को। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज वैसे इंटीजर आएंगे जिसके लिए एम क्या करे? डिवाइड्स करे किसको? एक्स माइनस ए को। तो देखिए 0 में कौन कौन से आएंगे? वैसे x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट m डिवाइड्स 0 माइनस a। तो a बराबर क्या होगा? m के मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m आएगा, है ना? तो इसमें जो आएगा आपका m k सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आएगा। दैट इज आपका माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट माइनस 2m माइनस m 0 m 2m, ठीक है? इस तरह से आपको मिलेगा।
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में आपको कौन आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट m डिवाइड्स 1 माइनस a। m जो है 1 माइनस a को डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब 1 माइनस a जो होगा m का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज a इक्वल टू m के प्लस 1 होगा। ठीक है, वैसे x सॉरी यहाँ पे आप ये चीज़ लिखोगे, यहाँ पे x लिखेंगे x माइनस a, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, m डिवाइड करें x माइनस 1 को, तो x माइनस 1 बराबर क्या होगा, m के होगा, x इक्वल टू m के प्लस 1 होगा, दैट इज m के प्लस 1 सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे आ जाएंगे, दैट इज आप यह कह सकते हो कौन कौन आएगा। तो देखिए 1 आएगा, 1 आएगा, फिर कौन सा आएगा, माइनस m प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, है ना। फिर इस तरह से डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा, m प्लस 1 होगा। ठीक है, m प्लस 1 होगा, फिर क्या आएगा, 2m प्लस 1 होगा। इस तरह से सारा एलिमेंट मिलेगा। दैट इज इसमें वैसे x होंगे जिसको कि यदि m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में जो आएंगे वैसे इंटीजर आएंगे जिसके लिए m डिवाइड करें किसको, x माइनस 2 को, दैट इज इसमें आएगा m के प्लस 2 सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ m माइनस 1 करें तो फिर क्या मिलेगा, वैसे इंटीजर मिलेंगे जिसके लिए m डिवाइड्स करें किसको, x माइनस m माइनस 1 को, है ना। दैट इज आप यह कह सकते हो m के प्लस m माइनस 1 सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये इसमें वैसे इंटीजर का कलेक्शन आएगा जिसको कि m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है, m माइनस 1 आए, फिर तो रिपीट कर जाएगा ना। फिर आपका रिमाइंडर m माइनस जो रिमाइंडर आता है m से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, डॉट डॉट m माइनस 1 आ सकता है। फिर वो रिपीट कर जाएगा 0 1 2 3 4, फिर 0 रिमाइंडर वाला फिर यही इसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ m, सब इक्वल होंगे 2m, है ना। इस तरह से आगे चल के फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा आपका, ये इक्वल होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका, m प्लस 1 का, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2m प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़। तो जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास हमको मिला वो क्या क्या मिला, जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास मिला वो ये मिला आपका 0 1 2 डॉट डॉट m माइनस 1। ठीक है, ये आपका डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास मिला। दैट इज आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0 1 2 3 डॉट डॉट m माइनस 1, सिंपली ये भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, लेट A is non-empty set, R defined on A is equivalence relation,
इक्विवेलेंस रिलेशन। देन फर्स्ट नंबर ये कि ए जो होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेगा। सेकेंड नंबर आपका ये आएगा, यदि बी बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, कहने का मतलब है कि बी रिलेट करेगा ए के साथ, दैट इज बी रिलेट करेगा किसके साथ, ये तो ठीक है। आप ये चीज कह सकते हो बी यदि बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, इसका मतलब है कि ए भी जो है किस में बिलोंग करेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में। थर्ड नंबर, बी यदि बिलोंग करे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, देन इफ एंड ओनली इफ, दोनों आएगा, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आएगा, बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इफ एंड ओनली बी रिलेट टू ए, ये चीज। फोर्थ नंबर में आपका आएगा, बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में जो भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के ही इक्वल होंगे। ठीक है। फिफ्थ नंबर, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट या इक्वल। दो इक्विवेलेंस क्लास आपस में डिसजॉइंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो चलिए वो कैसे देखते हैं। तो पहला यहां पे क्या है, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, सिंस ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, एज आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर ए रिलेट करेगा, ए दैट इज ए का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ रिलेटेड होगा, है ना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। देन ए तो बिलोंग करेगा किसमें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वैसे एलिमेंट होते हैं सेट ए के जो कि ए के साथ रिलेट किया है, तो ए तो खुद में रिलेट किया ही, तो ए तो बिलोंग करेगा। तो पहला प्रॉपर्टीज प्रूव हो गया। सेकेंड नंबर आपका ये आता है कि बी यदि बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, देन तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वैसे एलिमेंट होते हैं जो कि ए के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी ये दे देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, नहीं ठीक है इतना ही सही है। चलिए, बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वैसे एलिमेंट होते हैं जो ए के साथ रिलेट करते हैं। इसका मतलब है बी रिलेट किया किसके साथ, ए के साथ, है ना, बी किसके साथ रिलेट किया, ए के साथ। देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रूव करना है, ए जो है बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में बिलोंग करेगा। तो चूंकि आर क्या है, आर सिमेट्रिक है, तो ए रिलेट भी करेगा किसके साथ, बी के साथ, एज आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए भी क्या करेगा, रिलेट करेगा किसके साथ, बी के साथ। देयरफॉर ए बिलोंग करेगा किसमें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में, है ना, ये चीज। तो ये चीज समझ गए कि बी यदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है, तो इसका मतलब है ए भी किस में बिलोंग करेगा, ए जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में बिलोंग करेगा। ये दोनों प्रूफ हो गए। अब थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है कि बी यदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है, तो कहने का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वैसे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि बी रिलेटेड। अब बी रिलेटेड तो ये होगा है, तो ये भी प्रूफ हो गया, है ना। अब यहाँ पे आते हैं कि यदि ये हो जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं। तो फोर्थ नंबर, लेट बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब हमें ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, देन एक्स इज रिलेटेड टू ए, है ना, सिंस
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है, देयरफॉर बी रिलेट करेगा ए के साथ, देयरफॉर ए रिलेट करेगा बी के साथ एज सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक है। देन यहाँ से ये हुआ एक्स रिलेट ए एंड ए रिलेट बी, एक्स रिलेट ए एंड ए रिलेट बी, देयरफॉर एक्स रिलेट बी एज ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन है वो हमारा वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो एक्स रिलेट करेगा बी के साथ, एक्स रिलेट ए एंड ए रिलेट बी, देयरफॉर एक्स रिलेट बी, देयर एक्स रिलेट बी के साथ करेगा तो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में कर जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का सारा एलिमेंट किस में? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में है। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है, implies x belongs to equivalence class of B and hence equivalence class of A is subset of equivalence class of B। ये से हमने प्रूव कर लिया। अब हम ये चीज़ तो प्रूव कर लिए। अब अदर साइड से हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट, लेट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, ठीक है। अब इसको इसका सबसेट दिखा दें, देयरफॉर x रिलेट करेगा b के साथ, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि b जो है किस में है, एंड b जो है क्योंकि b किस में बिलोंग कर रहा है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में, देयरफॉर b जो है रिलेट करेगा a के साथ, देयरफॉर x रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a implies x रिलेटेड टू a एज ट्रांजिटिव, है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। देयरफॉर x जो होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में बिलोंग करेगा। जब x यहाँ से ये चीज हमने प्रूव कर लिया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b सबसेट होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a का, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b, ठीक है। ये तो ये से हमने प्रूव कर लिया कि B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। अब ये तो होगा ही, ये जो लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड प्रूव कर लिया, राइट साइड से भी हम आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। हम जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में B भी होता है, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A के इक्वल है, तो B जब इसमें है तो इसमें भी होगा, तो कहने का मतलब B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। दैट इज आपको इक्विवेलेंस क्लास लिए, ठीक है, सेट कोई भी सेट A का एलिमेंट लिया और उसका इक्विवेलेंस क्लास बनाया, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका इक्विवेलेंस क्लास उसी इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको उस इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर कि टू इक्विवेलेंस क्लास आइदर डिसजॉइंट या इक्वल, है ना। फिफ्थ नंबर, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट या इक्वल, यही ना। इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि दो इक्विवेलेंस क्लास जो है डिसजॉइंट नहीं है। इफ पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी नॉट फाई, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में भी आएगा एंड एक्स जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में भी आएगा। तो इससे यह पता चला एक्स रिलेट करेगा ए के साथ एंड एक्स रिलेट करेगा बी के साथ। तो ये भी लिख सकते हैं ए रिलेट टू एक्स एंड एक्स रिलेट टू बी, क्योंकि सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए रिलेट करेगा बी के साथ। तो ये चीज आप जानते हैं, वी नो दैट बी, यहाँ से जो हमने ये से प्रूव किया था बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये तभी ना होगा इफ एंड ओनली इफ बी रिलेट टू या ए रिलेट टू बी, है ना। ये चीज़ तो प्रूफ है कि ए रिलेट यदि बी के साथ करेगा, ए रिलेट बी
इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। तो इसका मतलब है ए रिलेट बी, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। यदि आप डिसजॉइंट नहीं करते हो, कहने का मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये चीज प्रूफ हो जाता है। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी होगा, या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू 5 होगा फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होते हैं या तो फिर इक्वल होते हैं, और सेट ए का जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। यदि ए में होगा तो ए तो जरूर होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में, है ना। ये चीज़ अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम जो है एक सेट बनाएंगे जिसमें कि ए के जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं सबको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तब हम आपको ये चीज़ बताएंगे। वो क्या है, एक पार्टीशन है, सेट का क्या है, पार्टीशन है। इससे हमने ये चीज़ प्रूव कर लिया कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ सेट ए। तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि एवरी पार्टीशन डिफाइंड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमने ये चीज़ बताया कि एवरी पार्टीशन डिफाइंड एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड अ पार्टीशन। तो प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन आता है, प्रत्येक पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। इससे ये से प्रूव हो गया कि जितने पार्टीशन होंगे उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो फाइंड हो जाएगा। वो कैसे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस। फिर सम एग्जांपल्स के बारे में आपको बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।